गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ते हैं हम जिसको आप बोलते हो एनजी ट्यूब फीडिंग। ठीक है, एनजी ट्यूब फीडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस PDF के नोट्स भी बना सकते हो क्योंकि ये मैंने आपके ही लिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में रखी है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। सारी लाइन आपको वहीं मिलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले TPN होता क्या है? TPN की बात नहीं कर रहे, एनजी ट्यूब की बात कर रहे हैं हम लोग। TPN भी एक फीडिंग ही होती है। एनजी ट्यूब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्यूब फीडिंग या फिर टोटल एक्सटर्नल न्यूट्रिशन, मतलब जो बाहर से दिया जा रहा हो। एक तो होता है हम बाय माउथ ले रहे हो, एक होता है हम आर्टिफिशियल फीडिंग दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई भी फ्लूइड हो गया है ना, फ्लूइड हो गया, जूस हो गया, या आपका जो है राइस वाटर हो गया, तो ये सब चीज़ें हो गई। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन नहीं है ये हमारा, ये पूरी की पूरी PDF है। क्वेश्चन नहीं दिए हैं भाई, क्योंकि PDF की थ्योरी जो होती है ना, हमारी थ्योरी मस्ट है, थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। तो पहला जो फर्स्ट लाइन है वही आपको मतलब समझा रहा है। ए मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन फॉर अ पेशेंट अनेबल टू कंज्यूम फूड नॉर्मली। ऐसा पेशेंट जो कंज्यूम ना कर पाए फूड को ऑरली, उसको क्या देते हैं हम, उसको उस पेशेंट को देते हैं फीड, उसको बोलते हैं एनजी फीड। देन पेशेंट फीड न्यूट्रिशनल फार्मूला थ्रू ए ट्यूब पास इनटू ए स्टमक वाया ड्यूडेनम फ्रॉम द नेजल पैसेज। बहुत बार क्वेश्चन ये आता है, जब भी हम पेशेंट की एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो किस पार्ट में करते हैं, कहाँ पे करते हैं? तो भाई हम हमेशा कहाँ से करते हैं, स्टमक में या फिर ड्यूडेनम में या फिर जुजिनम के अंदर। किससे करते हैं? फ्रॉम द नेसल पैसेज, मतलब जो नॉस्ट्रिल्स हैं हमारी, यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, इसको पास करते हैं। और मोस्टली ना बच्चों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ये आया है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करोगे या राइट से करोगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर जाएगा लेफ़्ट से। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल सबसे फर्स्ट नॉस्ट्रिल्स होती है जिससे हम पेशेंट की बॉडी के अंदर एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। देन शॉर्ट टर्म फीडिंग, कभी कभी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि दिस इज शॉर्ट टर्म फीडिंग या फिर दिस इज लॉन्ग टर्म फीडिंग। तो ये शॉर्ट टर्म फीडिंग होती है, यदि किसी पेशेंट को लेस देन 4 वीक ड्यूरेशन तक रखनी है आपको, तो आप पेशेंट को एनजी ट्यूब दे सकते हो। देन आपको मोर देन 4 वीक रखनी है तो आपको सेंट्रल लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। सेंट्रल लाइन मतलब आपको TPN देना पड़ेगा, ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। टोटल क्यों बोलते हैं इसको, इसके अंदर सारे के सारे कंटेंट होते हैं, क्योंकि 4 वीक तक तो बॉडी झेल लेगी आपकी। 4 वीक के बाद ये बॉडी झेल नहीं पाती है, तो हम पेशेंट को TPN देते हैं। TPN मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे कंटेंट्स मिक्स्ड होते हैं। जैसे फैट है, आपका इमल्शंस जो भी होते हैं सारे के सारे, वो हम इलेक्ट्रोलाइट सब प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए TPN मोर देन 4 वीक देते हैं। लेस देन 4 वीक आएगा आपका तो आपको जो है एनजी ट्यूब फीडिंग पेशेंट को दे सकते हैं, जिसको आप एक्सटर्नल ट्यूब फीडिंग भी बोलते हो, ठीक है। देन आगे जब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत बार आता है जब भी किसी पेशेंट को, अब बात करते हैं एनजी ट्यूब डालने की। ये तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि कैसे कैसे देते हैं। अब पेशेंट को ट्यूब डालनी कैसे है वो हम देखते हैं। हमेशा क्वेश्चन ये आता है पेशेंट को किस पोजीशन में आपको ट्यूब डाल सकते हो, तो हमेशा हाई फावलर पोजीशन में डालनी होती है विद नेक फ्लेक्स। नेक को क्या करते हो आप, फ्लेक्स कर देते हो, नेक बिल्कुल फ्लेक्स होनी चाहिए जब भी किसी पेशेंट की बॉडी में ट्यूब डाल रहे होते हैं, ट्यूब इंसर्शन कर रहे होते हैं। हमेशा नेक को एक्सटेंड नहीं करना है, नेक फ्लेक्स करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाई फावलर पोजीशन पेशेंट को दी जाती है। अब मेजरिंग करने की बात आती है, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि ना बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हम कैसे मेजर करते हैं, और एनफ्लेक्स में तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है ना। तो यहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जब भी मेज़र करता है लेंथ उस ट्यूब की, कहाँ से, नोज से लेके नोज टू ईयरलॉक टू जिफॉइड प्रोसेस। मतलब ये देखो आप लोग, मैंने आपके लिए डायग्राम भी रखा हुआ है भाई। तो भाई डायग्राम देख के तो हमें क्या लग रहा है, डायग्राम देख के तो यही लग रहा है कि बिल्कुल जो चीज़ लिखी हुई है वही मेंशन की है। टिप ऑफ द नोज से लेके ईयर लॉक तक जब भी कोई ट्यूब डालते हैं ना, मोस्टली एनजी ट्यूब, हमेशा उसको ऐसे मेज़र करते हैं, नोज से लेके ईयर लो देन जिफॉइड प्रोसेस। यहाँ से मेज़रमेंट लेंगे, कितना मेज़रमेंट है इसकी, उसके अकॉर्डिंग सपोज करो कोई चाइल्ड है, चाइल्ड को का आपने मेज़र किया, और आपका एडल्ट है या आपका कोई ओल्डर क्लाइंट है, आपने क्या किया यहाँ पे मेज़रमेंट की और देखा कि ये तो इतने सेंटीमीटर की है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या डालते हैं, ट्यूब डालते हैं।
ठीक है। तो ऐसे मेजरमेंट करते हैं हमेशा ही टिप ऑफ द नोज से टू ईयर लोब एंड द जिफाइड प्रोसेस। देन उसके बाद जो मेन चीज़ आती है ना, वो मेन चीज़ क्या है वो देखते हैं हम लोग। डू नॉट हैंग सोल्यूशन डैट रिक्वायर मोर देन 4 हार्स। हमेशा जब भी एनजी ट्यूब को डालते हो ना, तो कभी भी उसको 4 घंटे से ऊपर आपको नहीं रखना है, 4 घंटे से ऊपर नहीं रखना है, 4 हार्स से ऊपर नहीं रखना है। कभी कभी क्वेश्चन का रेशनल एग्जामिनर पूछ लेता है तो क्यों नहीं रखना होता है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। यदि आप किसी फीड को 4 हार्स से ऊपर रखोगे तो क्या होगा बच्चों, बहुत सारी जो है बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और वो पेशेंट को क्या कराएगी, वोमिटिंग कोज करा सकती है या फिर पेशेंट को इन्फेक्शन कोज करा सकती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, 4 घंटे से ऊपर की फीड रखी हुई पेशेंट को नहीं देनी है। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं ना, वो देखते हैं टाइप ऑफ एनजी ट्यूब। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके लेंथ से, मतलब कैसे मेज़र करते हो, देन आपके कौन सी पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए पता होना चाहिए आपको। इस पोजीशन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, हाई पावर पोजीशन का, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग आने वाली है आगे, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस आने वाली है। टाइप ऑफ एनजी ट्यूब। टाइप ऑफ एनजी ट्यूब जो होती है ना, ये होती है हमारी 3 से 4 तरह की। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो तो राइल्स ट्यूब होती है, आपको पता ही है, राइल्स ट्यूब के नाम से ही हम एनजी ट्यूब को जानते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट बोले लेविन ट्यूब। लेविन ट्यूब कुछ ऐसे दिखाई देती है, लेविन ट्यूब कुछ ऐसे दिखाई देगी। ये जो लेविन ट्यूब है, ठीक है, इसका क्या होता है, ल्यूमन एक ही होता है, इसका 1 ल्यूमन है, सिंगल ल्यूमन है। और जो एनजी ट्यूब में यूज़ की जाती है, मतलब इस प्रोसीजर के दौरान हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या तो लवाज कर रहे हो, मतलब कुछ भी स्टमक से बाहर निकाल रहे हो, या फिर गैस्ट्रिक गवाज कर रहे हो, तो इसको बोलता है लेविन ट्यूब। क्वेश्चन नहीं आता है इससे, सिर्फ और सिर्फ यही आता है। इसकी पिक्चर आपको दिखा देगा लेविन ट्यूब। ये क्या है, ये लेविन ट्यूब है। देन जो सेकेंड है, उसको सेकेंड को देखते हैं हम। सेकेंड जो ट्यूब है, सेकेंड ट्यूब बोलिए सैलिम सम्प ट्यूब। ये आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी ये ट्यूब। इसके ना डबल ल्यूमन होता है। देखो ल्यूमन क्या होता है बच्चों, ल्यूमन देख रहे हो, ये चीज़ें हैं, ये आउटसाइड जो चीज़ें बनी हुई है ना, ये है ल्यूमन। इसमें 2 ल्यूमन प्रेजेंट है। एक एयर वेंट इसको बोलते हैं, यहाँ पे एयर वेंट दिख रहा है आपको, ये एयर वेंट है। ये यूज होता है डिकम्प्रेशन में या फिर इंटरमिटेंट कंटिन्यू सक्शन। इंटरमिटेंट कंटिन्यू सक्शन का मतलब है जब किसी पेशेंट का रुक रुक के सक्शन हो रहा हो, ठीक है, बीच बीच में सक्शन हो, जैसे 4 घंटे के अंदर कर लिया, फिर एवरी 4 आवर कर रहे हैं, तो इंटरमिटेंटली हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, सैलिम सम्प ट्यूब का यूज़ करते हैं। इतना पता होना चाहिए यूज़ कहाँ पे है, यहाँ पे है इंटरमिटेंट कंटिन्यू सक्शन के लिए। दूसरी बात है इसके डबल ल्यूमन है, ठीक है, और इसमें एक एयर वेंट प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन बनेगा तो इनसे बनेगा, और कुछ यहाँ से हम नहीं, हमारा एग्जामिनर नहीं पूछता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की ओर, मिलर अबाउट ट्यूब। मिलर अबाउट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने ये भी आप लोगों ने देखी होगी, बुक्स के अंदर देखी होगी, आप लोगों ने बुक्स देखी हैं। तो ये ट्यूब जो होती है, इसके भी क्या होते हैं, लॉन्ग ल्यूमन्स होते हैं, बहुत बड़े ल्यूमन्स होते हैं। ये यूज़ करते हैं ड्रेन आउट करने के लिए, मतलब कुछ बाहर निकालने के लिए बॉडी से, डिकम्प्रेस करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई पेशेंट की हमें सर्जरी करनी है और सर्जरी के दौरान पेशेंट ने क्या हुआ है, तो क्या या तो उसने खाना खा लिया, ठीक है, या फिर उसने बहुत ज़्यादा ही मतलब जूस वगैरह ले लिया, या फिर कुछ ऐसा कुछ ले लिया जो कि हमें सर्जरी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं था, हमें बिल्कुल पेशेंट का बिल्कुल एनपीओ चाहिए था। तो क्या करोगे आप मिलर अबाउट ट्यूब का यूज़ करोगे। ये लॉन्ग डबल ल्यूमन, देखो यहाँ पे ये जो लॉन्ग डबल ट्यूब है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के ल्यूमन डबल ल्यूमन है। यहाँ पे कुछ डबल नहीं था, यहाँ पे नॉर्मली ल्यूमन्स थे, छोटे ल्यूमन थे। यहाँ पे अलग से इसको हाईलाइट किया गया है, ये डबल ल्यूमन है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये डिकम्प्रेस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, और कुछ भी पेशेंट की बॉडी से ड्रेन आउट करना है तो ये हेल्प करते हैं मिलर अबाउट ट्यूब। मिलर अबाउट ट्यूब का मतलब यही है कि ड्रेन आउट करना। कितना याद रखोगे तो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एक आती है सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका डायग्राम शायद नहीं है इसमें, बट मैं दिखा दूँगी। जैसे यहाँ पे ये 2 ल्यूमन्स है ना, इसमें आप 3 ल्यूमन्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग। ये जो ट्यूब्स होती है, इसमें 3 डबल ल्यूमन्स प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रीट होती है हमेशा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, ये सबसे डिफरेंट है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए कौन सी ट्यूब होती है, सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। ये डायरेक्टली ना क्या करती है, ब्लीडिंग को कंप्रेस करती है, ब्लीडिंग वेसल्स है ना उसको कंप्रेस करती है। और इसकी कंडीशन आती है बच्चों, उस कंडीशन का नाम होता है इसोफेजियल वेरेसिस। इसोफेजियल वेरेसिस,
जब इसोफेगस की एसोफेजियल हमारी जो पॉइंट है वहाँ की वेन्स काफ़ी डायलेट हो जाती हैं और डायलेट होने की वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और ऐसा तब होता है जब किसी पेशेंट की लीवर सिरोसिस की बात चल रही हो। तो नॉर्मली इसोफेजिस का मतलब ये होता है वेन्स का डायलेट हो जाना, ठीक है। वेन्स डायलेट होंगी तो यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है आपको, ब्लीडिंग। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से तो हमें कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम इस ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, सैंगस्टोन ब्लैकमोर ट्यूब किस पेशेंट में यूज़ की जाती है, जहाँ पे ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो रही है उसको कंट्रोल करना हो। यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि हम जब भी किसी पेशेंट को सैंगस्टोन ब्लैकमोर ट्यूब डाली जाती है तो पेशेंट के बेड साइड क्या होते हैं, तो बेड साइड पेशेंट के हम क्या रखते हैं, सीजर रखते हैं। अब ये सीजर क्यों रखते हैं, इसको कट करने के लिए। जब किसी पेशेंट को आप इतनी भारी ट्यूब डालोगे 3 ल्यूमन की, पेशेंट को ना डिफिकल्टी होने लग जाती है रेस्पिरेटरी के अंदर। जब रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी उससे टाइम इमिडिएटली इंस्टेंटली क्या करोगे, आप ये सीजर रखोगे और सीजर से उठा के इसको कट कर दोगे, उठा के इसको पूरी की पूरी ट्यूब को क्या कर दोगे, ये ल्यूमन जो बाहर की साइड होता है पेशेंट के माउथ से, नोज से, ठीक है, नोज से भी डाल सकते हैं इसको, हम माउथ से भी डाल सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको माउथ से रखना है, कहीं से भी डाल सकते हैं, नोज से, माउथ से भी इस ट्यूब को डाल सकते हैं। और इसको आपको इमीडिएटली कट करना होगा क्योंकि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है। बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। यदि आपको नहीं पता हो तो आप लोग इसको लिख लेना कहीं ना कहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अब बात करते हैं हम इसकी लेंथ की, और जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। नॉर्मल लेंथ ना बच्चों को देखो, एग्जैक्टली लेंथ तो किसी बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन हमारी जो भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं वो 105 मानती हैं, 105 इसकी लेंथ होती है। देन इन्फेंट्स के अंदर यदि हमारा इन्फेंट्स के अंदर देखें तो हम लोग कितने फ्रेंच की डालते हैं, 5 to 8 फ्रेंच की हमारी इन्फेंट के अंदर एनजी ट्यूब डलती है। अभी मैंने बोला ना आपको, सबसे पहली लाइन जो थी कि हम मेज़र कैसे करते हैं, टिप ऑफ द नोज से ईयर लो एंड जिफॉइड प्रोसेस। तो यही चीज़ें, इसको मेज़र करने के बाद ही हम क्या करते हैं, ट्यूब को डालते हैं। चिल्ड्रंस के अंदर जो होती है ना वो 10 to 12 फ्रेंच की होती है, एडल्ट्स के अंदर 14 to 18 फ्रेंच की होती है, याद रखना। सबसे कम है हमारी इन्फेंट्स के अंदर, उस दैन चिल्ड्रंस के अंदर 10 से 12 और 14 to 18 फ्रेंच तक की हम एडल्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि कैसे कन्फर्मेशन किया जाएगा जब भी किसी पेशेंट को ट्यूब डालते हैं। ट्यूब डालते टाइम पर ना सबसे पहले ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि ट्यूब का प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ है नहीं हुआ। यदि आपने ट्यूब का प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं किया तो पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन पेशेंट को देखने को मिल सकती हैं। तो हमेशा जब भी किसी पेशेंट को ट्यूब डालते हैं ना तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखना होता है, ठीक है। देखो वैसे तो हॉस्पिटल में जो मेथड यूज़ होता है वो यूज़ कर लेते हैं हम, ये वाला मेथड, एक्सरे, ठीक है, मोस्ट रिलायबल मेथड होता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है, तो एक्सरे करके हम देखते हैं, क्योंकि एक्सरे से क्या पता लग जाएगा कि ट्यूब प्रॉपर प्लेस है या नहीं है। बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो पहला है कि एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट। क्या करोगे, जो भी हमारी एनजी ट्यूब है ना, टाइल्स ट्यूब डाली हुई है, उसको जो उसका ये पेशेंट है, जैसे ये पेशेंट है और आपने क्या किया, नोज़ में पेशेंट की एनजी ट्यूब अब डाल दी, ठीक है। अब जो ये ल्यूमन है ना बाहर का, इसको बोलते हैं ल्यूमन। इस ल्यूमन में क्या करोगे, आपको यहाँ पे ना आपको सिरिंज अटैच करनी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिरिंज अटैच करनी है। और क्या करोगे, इसको एस्पिरेट करके देखना है। जो अंदर का जो स्टमक का जो पीएच है ना हमारा, वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो स्टमक के पीएच को आपको बाहर निकाल के, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये सिरिंज है, तो आपने देखा कि हमारा जो पीएच है ना वो 5.5 से कम आया है। इट मीन्स बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गैस्ट्रिक फ्लूइड यदि आपका एस्पिरेट करके देखा आपने, फ्लूइड का पीएच 5.5 है, या फिर एक आप पेपर से भी असेस कर सकते हो, पेपर ग्रीन कलर का दिखाई देगा, तो इसका मतलब पेशेंट का जो कि हमारा पीएच है वो कैसा है, ग्रीन का मतलब होता है पेशेंट का जो पीएच है वो एसिडिक है। तो आप समझ जाना कि बिल्कुल सही जगह डली है। यदि आपकी इंटेस्टाइनल के अंदर होगी, वैसे पॉइंट यहाँ पे ऐड नहीं करना था बट मैंने जानबूझ के किया है, यदि इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर है तो आपका, यदि आपने पेशेंट की सिरिंज डाली, पेशेंट को उसके अंदर सिरिंज डाली है, मान लो सपोज करो वो सिरिंज जो है इंटेस्टाइनल फ्लूइड का पीएच लेके आ गई है, तो उसका पीएच होगा 7। जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड है उसका पीएच 7 होता है, और हमारे स्टमक का पीएच कितना होता है, 5.5, ठीक है, इससे कम ही होता है। और यहाँ पे आपके पास कोई भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा 3.5 से कम होगा, ठीक है, मतलब 5.5 से कम होता है, लेकिन 3 क्योंकि आपका एसिडिक पीएच 7 से कम होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है कितना पीएच है, तो मोस्ट ऑफ पीएच 3.5 देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन एनक्लेक्स का क्वेश्चन है, और तब जब भी एनक्लेक्स पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि ये क्वेश्चन हमने कहीं पढ़ा था। दिया आप इन सब के नोट्स बना लेना, क्योंकि ये जो वीडियो आपको
बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरे एग्जामिनेशन टू कन्फर्म द ट्यूब प्लेसमेंट। बहुत बार आता है किससे चेक करोगे, तो हम एक्सरे से करते हैं क्योंकि ये हमें सही दिखाता है इसलिए। आउटर एक और मेथड होता है, ये वाला मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढ के ऐड किया क्योंकि मैंने एक बार एग्जाम में देखा था, बट किसी भी जो रेफरेंस बुक है उसमें नहीं है भाई, तो आप लोग भी ऐड कर लेना। आउटर ट्यूब डिप एंड ऑफ द ट्यूब बाउल फिल्ड विद द वाटर कंटिन्यूस बबल्स इंडिकेट ट्यूब इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसका मतलब ये है जब भी किसी सिरिंज को, मतलब जब भी किसी आपने पेशेंट को एनजी ट्यूब डाली है और ये एनजी ट्यूब डली हुई है, यहाँ पेशेंट का जो भी ये जो आउटर डिप है ना, जो लास्ट की जो बाहर की आउटर डिप होती है, जब भी आप पेशेंट को ट्यूब डाल दो तो बाहर की जो आउटर ट्यूब होती है ना, वहाँ पे उसके ट्यूब के नीचे क्या लगाओगे, आप एक बाउल रखोगे, उस बाउल के अंदर थोड़ा पानी भर दोगे और उसको डिप कर दोगे, तो क्या होगा ना, बबल्स दिखेंगे। तो बबल्स यदि दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ट्यूब है। तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की। क्वेश्चन मैंने 2017 के अंदर किस एग्ज़ाम में देखा था, याद नहीं है किस एग्ज़ाम में देखा था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी किसी पेशेंट की ट्यूब को रिमूव करता है ना, बहुत ही स्लोली करता है। ऐसा नहीं है पेशेंट की ट्यूब को आपने खींच देना है, खींचना नहीं होता है, बहुत ही स्लोली रिमूव करना होता है। कम से कम भी 3 to 6 सेकंड आएगा यहाँ पे, 3 to 6 सेकंड्स के अंदर यदि पेशेंट की ट्यूब को सबसे क्लैम्प करते हैं, क्लैम्प करने के बाद 3 से 6 सेकंड्स के अंदर उसे स्लोली बाहर निकालना होता है, ठीक है। देन पेशेंट को कहना होता है कि आप जो है क्या करो, डीप ब्रेथ लो। आप लोगों ने देखा होगा एनजी ट्यूब जब भी हम डालते हैं तो पेशेंट को गहरी सांस लेने के लिए बोलते हैं, उसके बाद पेशेंट की एनजी ट्यूब को निकालते हैं ड्यूरिंग एक्सट्यूबेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग एक्सट्यूबेशन या इंट्यूबेशन, ड्यूरिंग एक्सट्यूबेशन। बहुत बार जो हमारी गलतियाँ होती हैं नर्सिस से, वो क्या होती है, वो यही होती है कॉम्प्लिकेशन द ट्यूब ड्यूरिंग एस्पिरेशन। जब भी किसी पेशेंट को एस्पिरेट करते हैं, कभी भी जब भी किसी पेशेंट को एस्पिरेट करते हैं, तो कभी भी ना क्या नहीं करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जो रेसिडुअल फीडिंग है ना, वो कैसी है, लेस देन 100 ml है। कहने का मतलब ये है, जब भी आप किसी पेशेंट को फीडिंग दे रहे हो, कम्प्लीशन इसमें ना, ये हमारी लाइन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जब भी आप किसी पेशेंट को फीड दे रहे हो ना, तो हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पेशेंट का जो रेसिडुअल अमाउंट होता है ना, वो 100 ml होना चाहिए। पेशेंट का रेसिडुअल अमाउंट होना चाहिए हमारा 100 ml। रेसिडुअल अमाउंट का मतलब है, जब भी आप किसी पेशेंट को फीड देने जा रहे हो तो आप एस्पिरेट करके देखोगे, ठीक है। एस्पिरेट करके देखोगे तो एस्पिरेट यदि आपने किया, यहाँ पे 100 ml मिल गई तो बात सही है। यदि आपको इससे ऊपर मिल रही है, 150 ml मिल रही है, 200 ml मिल रही है, आपको उसकी रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, तो आपको उसी टाइम पे बंद कर देनी है, फीड नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड होने की वजह से क्या हो सकता है, रीगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है। तो हमेशा ही पेशेंट को जब भी फीड देते हैं बच्चों, तो हेड जो है उसका एलिवेट रखना चाहिए, ताकि पेशेंट को क्या ना हो, रीगर्जिटेशन ना हो। मतलब रीगर्जिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का रिगर्जिटेट कर जाना, सब कुछ बाहर निकल जाएगा पेशेंट की नोज से, जहाँ पे आपने पेशेंट को ट्यूब डाली उससे बाहर निकल जाएगा। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और पेशेंट को दूसरी बात है, डायरिया हो सकता है क्योंकि आप कंटिन्यूसली फीड दे रहे हो। ये कॉम्प्लिकेशन है हमारी एनजी ट्यूब की। डायरिया हो सकता है क्योंकि पेशेंट को आप कंटिन्यूसली फीड दे रहे हो। लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर लैक्टोज का इंटॉलरेंट हो जाता है पेशेंट्स के अंदर, और ये जो है कंडीशन के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। पेशेंट को बार बार एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते रहते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लोग प्रैक्टिकल बेसिस जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाना शुरू कर दो, आपको मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी। देखो ये पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें और